मेरे पति दिनेश काम के सिलसिले में विदेश में रहते थे। उन दिनों मुझे एक जवान लड़के की बहुत चाहत थी। उन दिनों मेरे लिए अपनी भावनाओं पर काबू रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक दिन जब मेरी देवरानी मायके गई हुई थी तो देवर की देखभाल मेरे ऊपर छोड़ गई। उस दिन घर पर मैं और देवर अकेले थे। देवर को देखते ही मेरा मन मचलने लगा। मैंने एक खूबसूरत सी नाइटी पहनी और देवर के कमरे में चली गई। देवर मेरी भावनाओं को अच्छे से समझ पा रहे थे। फिर देवर बोले, मुझे लगता है आज तुम्हारे साथ रहने का अच्छा मौका मिल गया है भाभी। यह सुनते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और फिर हम दोनों ने पूरी रात जोश में बिताई। मेरी उम्र 22 साल है। मैं दिखने में दूध की तरह गोरी थी। मेरी शादी 3 साल पहले मेरे पति दिनेश के साथ हुई थी। मेरे पति काम के सिलसिले में विदेश में रहते थे। उन दिनों मैं बहुत तड़पती थी। मेरी ही उम्र की लड़कियां अपने पति के साथ खूब मौज मस्ती करती थी। शादी के 6 महीने बाद ही मेरे पति मुझे छोड़कर विदेश चले गए। मैंने कई बार फ़ोन पर अपने पति से कहा मुझे भी अपने पास बुला लो, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। मेरे पति विदेश में बहुत अच्छी कंपनी में काम करते थे और उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन भारत में अपने पति के बिना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मेरे ससुराल में मेरे देवर और मेरी देवरानी रहते थे। मेरे देवर की शादी मुझसे पहले हुई थी। उन दोनों की लव मैरिज थी। मेरे सास ससुर बहुत पहले ही भगवान के पास चले गए थे, इसलिए मैं अपने ससुराल में अकेली थी। मुझे प्यार इसलिए हुआ क्योंकि जब भी शाम को देवर घर आते तो दोनों पति पत्नी अपने कमरे में चले जाते। वो दोनों अपनी ज़िंदगी के खूब मज़े ले रहे थे, लेकिन मैं उनको देख देख कर तरस जाया करती थी। मैं अपनी उम्र के उस मोड़ पर थी जहाँ अक्सर लड़कियां शादी के बाद बाहर घूमने चली जाती थी और एक मैं थी जो घर पर ही पड़ी रहती थी। मैं बहुत उदास रहती थी। मैं अपने पति से जिद करती कि वो मुझे भी अपने साथ विदेश ले चले, लेकिन वो कहते कि अभी हालात ठीक नहीं है। यह सब सुनकर मैं मायूस हो जाती और पूरा दिन मैं घर के कामकाज में गुजार देती। लेकिन शाम को जब दोनों पति पत्नी को देखती तो मुझे समझ में आ जाता कि वो अब क्या करने वाले हैं। जब मैं उनके कमरे के बाहर खड़ी होती तो उनकी आहटें सुनती, तब मैं समझ जाती कि आज वो लोग खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। उन दोनों को देखकर मैं खुद को बहुत बदकिस्मत समझती, क्योंकि वो दोनों ही अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहे थे। यह शादी मेरे मामा ने कराई थी। मैं बहुत ही मध्यवर्गीय परिवार से थी। जब मेरी माँ ने मुझे बताया कि लड़का विदेश में नौकरी करता है तो मेरे घर वालों ने तुरंत मेरी शादी करवा दी। शादी को लेकर मेरे दिल में ढेरों अरमान उमड़ आए थे, क्योंकि मेरी कई सहेलियों की शादी हो चुकी थी। वो अपनी शादी की पहली रात की पीड़ा के बारे में सुनाया करती थी। उसे सुनकर मेरा दिल अंदर से धड़कने लगता था। मैं सोचती थी कि जब मेरी शादी होगी मैं भी अपनी कई ख्वाहिशें पूरी करूंगी। मैं केवल 22 साल की थी। लड़के की अच्छी आमदनी देखकर मेरे घर वालों ने तुरंत मेरी शादी करवा दी। मैंने सोचा था कि मैं भी अपने पति के साथ विदेश में सेटल हो जाऊंगी और हम दोनों वहाँ खूब मौज मस्ती करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि शादी के बाद मेरी किस्मत ने ही मोड़ ले लिया। शादी करके जब मैं अपने ससुराल गई तो मेरे पति ने शादी की पहली रात मुझे प्यार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पर थी जहाँ मुझे लगता था कि मैंने सब कुछ पा लिया है। मैं सोच रही थी कि मैं विदेश जाऊंगी, वहाँ छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने पति को अपनी ओर आकर्षित करूंगी। मैं 22 साल की थी, लेकिन मैं भावनाओं से भरी हुई थी। मेरा शरीर थोड़ा मोटा था, जिससे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि मैं 22 साल की हूँ, लेकिन मुझ में सहन करने की ताकत बहुत ज़्यादा थी। मेरे पति ने रात भर मुझ पर अपना प्यार लुटाया, लेकिन जब सुबह हुई तो उन्होंने मुझे खबर दी कि जब वो वापस विदेश जाएंगे तो मुझे अपने पास बुला लेंगे। उनके जाने के समय मैं बहुत रोई कि काश वह मुझे भी साथ ले जाते, लेकिन वह मुझसे कहते रहे कि अभी तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा और कुछ समय बाद मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे मैं घर के कामों में व्यस्त हो गई और मैं अक्सर रात को अपने देवर और देवरानी की चिल्लाने की आवाज़ें सुनती थी। यह सुनकर मेरा दिल भी बहुत उदास हो जाता था। फिर कुछ दिनों के लिए मेरी देवरानी को अपने मायके जाना पड़ा, क्योंकि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी। लेकिन उस दिन मेरे देवर को किसी काम के सिलसिले में शहर जाना था और वो रात को वापस आने वाले थे। तो मेरी देवरानी ने कहा, जब तक विनय रात को घर आए तो उसे बता देना कि मैं अपने मायके गई हूँ। मैं खुद ही उनको बता देती, पर मैंने उनको बहुत फ़ोन किया पर उनका फ़ोन बंद आ रहा है। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर मैंने अपनी देवरानी से कहा, आप चिंता मत करो, आप आराम से अपने घर जाओ, मैं यहाँ अच्छे से ख्याल रखूँगी। मेरी देवरानी मुझे ये कहकर बस स्टेशन की तरफ चली गई और फिर रात को जब विनय घर आया तो मैंने कहा कि आपकी पत्नी कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है, क्योंकि उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर मेरे देवर कहने लगे, हाँ मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है, मैंने उसको फ़ोन किया था। मैंने कहा अच्छा है,
आप लोगों की बात हो गई है, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप जाकर फ्रेश हो जाओ। यह कहकर विनय भी अपने कमरे में चला गया। मैं किचन में जाकर खाना बनाने लगी। तभी मैं विनय को खाना देने उसके कमरे में गई, लेकिन विनय की जो हालत थी उसे देखकर मेरे तन बदन में आग लगने लगी, क्योंकि विनय नहाकर कमरे से सीधा बाहर निकला था। उसने बदन पर कपड़े नहीं पहने थे। जब हमारी नज़रें एक दूसरे से मिली तो हम दोनों के बदन में एक अलग ही एहसास हुआ। हम दोनों की दिल की धड़कनें कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। फिर मैंने विनय की तरफ देखते हुए उससे कहा कि विनय, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। लेकिन विनय ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। आज उसके अंदाज मुझे कुछ अलग ही महसूस हो रहे थे। विनय के चेहरे पर मुझे एक शैतानी मुस्कान दिखाई दे रही थी। फिर वह धीरे धीरे मेरे करीब आया और खाने की ट्रे पकड़ते हुए मेरे हाथों को छूने लगा। विनय के छूने मात्र से ही मेरे बदन में आग लगने जैसा एहसास होने लगा। मेरी भावनाएं भी थोड़ी बढ़ने लगी थी। मैंने अपने जज्बातों को तुरंत काबू किया और तुरंत किचन में भाग आई। किचन में आकर मैं बर्तन धोने लगी। तभी बर्तन धोते धोते अचानक विनय किचन में आकर मेरे पीछे खड़ा हो गया। मैं अचानक पीछे मुड़ी तो वो मुझसे टकरा गया। मुझे देखकर विनय कहने लगा, भाभी जान, जरा संभल कर काम किया करो। विनय ने मेरी कमर पर हाथ रखा था। आज इतने समय बाद किसी ने मुझे छुआ था। विनय के छूने से मैं ढीली पड़ने लगी थी। विनय आज मुझे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। फिर वह मुझे कहने लगा, भाभी जान कितना काम करोगी, थोड़ी समय अपने लिए भी निकाल लिया करो। मैंने भी कहा, हाँ विनय, मैं अपने लिए समय तो निकाल लूँ, लेकिन मुझे कोई समय देने वाला नहीं है। तभी विनय कहने लगा, आप कैसी बातें कर रही हो भाभी, मैं हूं ना, भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपका ख्याल रखूंगा, प्लीज़ मुझे भी कभी मौका दो। मैं भी विनय के इरादे समझ रही थी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैंने तुरंत अपनी पीठ घुमाई और अपना काम करने लगी। लेकिन विनय धीरे से मेरी कमर को छूने लगा। मैंने महसूस किया कि जब विनय मेरी कमर को सहला रहा था तो मेरी आंखें बंद होने लगी थी। मेरे दिल की धड़कनों की आवाज़ बढ़ने लगी थी। तो मैंने भी बहुत धीमे शब्दों में कहा, विनय आप यह क्या कर रहे हो। तब विनय मुझसे कहने लगा, जो आप चाहती थी। तब विनय की धड़कनें बढ़ने लगी थी। मुझे किचन में हम दोनों की धड़कनों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। फिर धीरे धीरे विनय का हाथ मेरी नाभि पर आ गया। अब मेरे लिए अपनी भावनाओं पर काबू करना बहुत मुश्किल हो रहा था। विनय कहने लगा कि क्या आपको लगता है कि मैं यह नहीं समझता कि भैया के जाने के बाद आप कितनी अधूरी हो गई हो। आपकी भी बहुत सारी इच्छाएं होंगी, लेकिन आपने उन सभी इच्छाओं को अपने दिल में ही दबा रखा है। मेरा बहुत मन है मैं आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करूं। विनय के मुंह से ये सब बातें सुनकर मैं बहकने लगी। मैंने उससे कहा कि लेकिन ये ठीक नहीं है। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाती, विनय ने तुरंत मुझे अपनी बाहों में भर लिया और गले से लगा लिया। उसने मुझे उठाया और मेरे कमरे की ओर ले जाने लगा। आज मैं ना चाहते हुए भी अपने आप पर काबू नहीं रख पा रही थी। मैं सदियों से प्यासी थी। मेरे पति को विदेश जाने के बाद कभी मेरी कमी महसूस नहीं हुई, पर मुझे बहुत खलती थी। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि विनय कभी मेरी इन भावनाओं को समझ पाएगा। फिर विनय मुझे अपने कमरे में ले गया और बिस्तर पर जाकर मुझे बैठा दिया और फिर अपनी उंगलियों से मेरे पैरों को सहलाने लगा। आज मुझे अपने पति की भी याद नहीं आ रही थी। मेरा तो बस इन पलों को अच्छे से बिताने का मन कर रहा था। विनय के इरादे आज कुछ और ही लग रहे थे। मैं भी विनय की बाहों में खो जाना चाहती थी। फिर विनय ने धीरे से कमरे की लाइट बंद कर दी और फिर धीरे धीरे विनय मेरी ओर बढ़ने लगा। उसने मेरे माथे पर किस किया। तभी अचानक मुझे अपने पति की गुस्से वाली आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सुनते ही मैंने तुरंत विनय को एक तरफ धकेल दिया। तभी मैंने देखा कि मेरे पति बाहर दरवाजे पर खड़े हैं। उनका चेहरा पूरी तरह लाल था। फिर उन्होंने कहा, ये सब मेरे पीठ पीछे हो रहा है। जैसे ही मैंने ये सुना मेरे माथे पे पसीना निकलने लगा, मेरा शरीर कांपने लगा। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही अचानक विनय कहने लगा कि भाभी मुझे भड़का रही थी, क्योंकि भाभी का बहुत मन करता था और आप उनसे बहुत दूर थे। विनय के मुंह से ये शब्द सुनकर मैं अचानक से हैरान हो गई, क्योंकि इस सब में हम दोनों का पूरा पूरा हाथ था। लेकिन जैसे विनय कुछ कहने ही वाला था, तभी अचानक से मेरे पति गुस्से में कमरे में दाखिल हुए और विनय को जोरदार थप्पड़ मारा और फिर बोले, मैं दरवाजे पर खड़ा होकर तुम दोनों की सारी हरकतें देख रहा था। तुम मेरे सगे भाई हो, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो। मैं तो तुम पर जान कुर्बान करता था और तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। अगर ये बात तुम्हारी पत्नी को पता चल गई तो सोचो उसे कितना बुरा लगेगा। ये सुनकर विनय सर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। वो अपने भाई से माफ़ी मांग रहा था। जब दिनेश ने मेरी तरफ देखा तो मेरे पास कुछ नहीं था उसे बताने के लिए। मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि दिनेश अंदर कैसे दाखिल हुआ। जब मैंने यह सवाल दिनेश से पूछा तो वह मुझे बताने लगा कि तुम मुझे बार बार फ़ोन करके एक ही बात कहती थी और बहुत रोती थी कि तुम मुझे अपने पास बुलाओ। और फिर कहीं ना कहीं मुझे भी यही एहसास होता था कि मैंने तुम्हें इंडिया में अकेला छोड़ दिया है।
और तुम मेरे बिना अकेले कैसी रहोगी। यह सब सोचते सोचते मैंने एक प्लान बनाया था और सोचा था कि मैं इंडिया जाकर तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा। इसलिए मैंने तुम्हें इंडिया आने के बारे में नहीं बताया, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इंडिया आने के बाद मुझे ही एक नया सरप्राइज़ मिलेगा। इंडिया आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। जब मैंने उसकी पत्नी को फ़ोन किया तो वह कहने लगी कि वह अपने मायके आई हुई है, क्योंकि उसके पिता की अचानक तबीयत खराब हो गई है। मैंने सोचा था कि जब तुम सोने के लिए अपने कमरे में जाओगी तो मैं आकर तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे तुमसे पहले ही इतना बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। मेरी जान, तुमने मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दिया है। जब मैंने विनय को किचन में जाकर वहाँ छुपते हुए देखा तो मुझे लगने लगा था कि तुम दोनों की नीयत थोड़ी ख़राब है, लेकिन मुझे फिर भी विश्वास था कि तुम दोनों अपने रिश्ते की डोर कभी नहीं तोड़ोगे। लेकिन ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी मेरी ही थी। मैं घर पर छुपकर बैठा हुआ था, तुम दोनों पर नज़र रख रहा था। मेरे पास घर की एक पुरानी चाबी पड़ी हुई थी, उसी की मदद से मैं घर में दाखिल हुआ था, लेकिन तुम दोनों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। ये सुनते ही मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने हाथ जोड़कर अपने पति से माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि मैं भटक गई थी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि इतने सालों तक आप मेरे साथ नहीं रहे। मेरी भी बहुत इच्छाएं थी शादी को लेकर, लेकिन शादी के बाद आप मुझे छोड़कर अकेले विदेश चले गए। ये मेरी ही गलती है कि मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई। अब आप मुझे जो सज़ा देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाइए। मैंने तुरंत अपने पति के पास जाकर उनके पैर पकड़ लिए और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, उन्हें भी लगा कि ये उनकी गलती है, इसलिए उन्होंने मुझे उस वक्त माफ़ कर दिया, लेकिन मेरे पति ने मेरे देवर को बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी भावनाओं में काबू करना सीखना चाहिए। कभी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता पवित्र होता है। पति की भी मजबूरी होती है, उन्हें अपने परिवार को पालने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।